हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्नर थ्योरी। तो चलिए वर्नर थ्योरी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें जो मेटल रहती है, मेटल के पास दो तरह की वैलेंसीज होती है। उन्होंने बोला कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर जो मेटल है उसके पास दो तरह की वैलेंसीज देखने को मिलती है। उन्होंने बोला एक वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक वैलेंसी रहेगी हमारी प्राइमरी वैलेंसी। और बोला उन्होंने कि एक दूसरी तरह की वैलेंसी भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी देखने को मिलती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी जनरली क्या रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच डायरेक्टली विद मेटल। मेटल के साथ कितने लाइगेंड डायरेक्टली अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इसका जनरली क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 का होल 6 एंड Cl3। अगर हम यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या आएगा, इसको हमने X माना। NH3 है न्यूट्रल लाइगेंड तो 0 हो जाएगा, और Cl के लिए -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है कोबाल्ट के ऊपर वो +3 आया है। इसका मतलब जो कोबाल्ट है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 आ गया है। प्राइमरी वैलेंसी कितना है, 3 है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की तो हमने देखा कि जो कोबाल्ट है उसके साथ डायरेक्टली 6NH3 ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितना है, 6 है। तो प्राइमरी वैलेंसी इसका 3 आ गया है, सेकेंडरी वैलेंसी इसका 6 आ गया है। अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो ये जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है। ये आपकी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। और ये हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले आयन से सेटिस्फाई होती है। ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है और नेगेटिवली चार्ज वाले आयन से सेटिस्फाई होती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की तो ये नॉन आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। और ये नेगेटिव या फिर न्यूट्रल न्यूट्रल लाइगेंड या आयन से सेटिस्फाई होती है। जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, या और वो नेगेटिव और न्यूट्रल लाइगेंड से वो सेटिस्फाई हो जाती है। जो एनायन होते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो एनायन होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, दोनों को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा जाना वर्नर की थ्योरी के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के पास दो तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आया है, इसलिए इसका प्राइमरी वैलेंसी +3 है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की तो यहाँ पे NH3 6 लगे हैं तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और ये नेगेटिवली चार्ज से सेटिस्फाई होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है और ये नेगेटिव या न्यूट्रल लाइगेंड के से सेटिस्फाई होती है।
जो आपके एनायन होंगे वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, CO CO NH3 5 CO NH3 5 Cl एंड Cl2 अगर इसमें हम देखें, अगर हम कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कोबाल्ट का, तो X मान लेंगे, इसके लिए 0 हो जाएगा अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल लाइगेंड है, और क्लोरीन के लिए, क्लोराइड के लिए -3 आ जाएगा, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो हमने देखा ये जो Cl है यहाँ पे, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे कॉम्प्लेक्स की, तो इसके अंदर जो टोटल लाइगेंड है वो क्या है, 5 NH3 है, 5 NH3 है और एक Cl है। तो यहाँ पे जो Cl है ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो एनायन होंगे, एनायन प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे। ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई एनायन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाला है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता पाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी 2 आती है, तो उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा लीनियर। उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, लीनियर। हमारी सेकेंडरी वैलेंसी अगर कैलकुलेट होके 3 आती है, तो उसका स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 आती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 5 आती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा TBP या फिर स्क्वायर पिरामिडल। अगर सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी हम किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी बता पाएंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। चलिए, इसके बाद इन्होंने एक नया कंसेप्ट भी दिया, जिससे इन्होंने बताया कि मेटल के साथ डायरेक्टली कितने लाइगेंड अटैच है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल COCl3 इंटू 6NH3, इसकी रिएक्शन उन्होंने AgCl के साथ कराई, इसकी रिएक्शन कराई, और Ag के साथ इसकी रिएक्शन कराई, और Ag इन्होंने एक्सेस में लिया। इन्होंने जो रिएक्शन कराई वो Ag के साथ कराई और Ag को इन्होंने एक्सेस में लिया। जब इन्होंने रिएक्शन कराई तो इन्हें 3 मोल मिले AgCl के, देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 3 Cl लगे हुए हैं, ये मेटल के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इजीली इन्होंने किसके साथ रिएक्शन कर ली, Ag के साथ रिएक्शन कर ली। तो इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर बाद में बन के आया, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, CONH3 6Cl3। तो यहाँ पे ये जो Cl है, दीज आर आयनाइजेबल इन नेचर, ये आयनाइजेबल थे, इसलिए ये Ag के साथ रिएक्शन करके AgCl दिए। इन्होंने कितने AgCl दिए, 3 AgCl दिए। इसका मतलब यहाँ पे जो 3 क्लोराइड आयन है, ये आयनाइजेबल थे और इजिली ये आयनाइज हो गए। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं COCl3 इंटू 5NH3। जब इसकी रिएक्शन इन्होंने Ag के साथ कराई, तो इन्हें 2 मोल AgCl देखने को मिले, इसका मतलब ये है कि इस बार तीनों Cl आयनाइजेबल नहीं है। इस बार केवल 2 Cl ही आयनाइजेबल है, जिन्होंने Ag के साथ रिएक्शन करके
AgCl बनाया, इस बार कितने Cl आयनाइजेबल हैं? 2। और कुछ इस तरह का बाद में स्ट्रक्चर बना। तो वर्नर थ्योरी से हम ये भी बता पाए कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये है। और इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला है। तो वर्नर थ्योरी से हम ये बता पाएंगे कि कितने जो लाइगेंड है वो आयनाइजेबल है और कितने आयनाइजेबल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम ये बता पाएंगे कि किसी की ज्योमेट्री क्या है। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 आया तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर टीबीपी रहेगा। टीबीपी या फिर स्क्वायर पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आता है तो उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया वो क्या रहेगा आपका? ऑक्टाहेड्रल रहेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो वर्नर की थ्योरी से हम इजिली ये बता पाएंगे कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए, इसके बाद वर्नर ने ये बताया कि जो लाइगेंड मेटल के साथ डायरेक्टली बाइंड होंगे उसको उन्होंने एक लाइन से दिखाया। फॉर एग्जांपल CONH3 एंड Cl3। उन्होंने बताया कि जो डायरेक्टली बाइंड है लाइगेंड मेटल के साथ उसको उन्होंने एक डार्क लाइन से दिखाया। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं NH3 ने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें सभी के सभी ये डार्क लाइन है। उन्होंने बताया कि जो दूसरे लाइगेंड है जो कि आयनाइजेबल है वो कुछ डॉटेड लाइन से मेटल के साथ जुड़े होंगे। इस तरह से वो किसके साथ जुड़े होंगे? डॉटेड लाइन के साथ। तो जो डॉटेड लाइन के साथ इन्होंने लगा के रखे हैं Cl, दीज आर आयनाइजेबल इन नेचर। दीज आर आयनाइजेबल इन नेचर। तो इससे हमें पता लगा कि हम इजिली इस स्ट्रक्चर को देख के ये बता पाएंगे कि यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl डॉटेड लाइन से लगे हैं तो प्राइमरी वैलेंसी 3। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो उन्होंने जो आयनाइजेबल आयंस थे उनको डॉटेड लाइन से दिखाया और जो आपके डायरेक्टली बाइंड लाइगेंड थे उसको उन्होंने इसको डार्क लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये वर्नर की थ्योरी थी। वर्नर की थ्योरी से हम इजीली बता पाएंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो नंबर ऑफ लाइगेंड डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल। तो ये वर्नर की थ्योरी थी। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एच बेथे ने दी थी। एच बेथ ने इसको दिया एंड 1929 में उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू एच बेथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि जो मेटल और लाइगेंड के बीच का बॉन्ड है, मेटल लाइगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो 100% आयनिक होती है। उन्होंने बताया कि मेटल लाइगेंड के बीच का जो बॉन्डिंग है वो 100% क्या है? आयनिक है या फिर 0% कोवलेंट है। उन्होंने बोला कि मेटल और लाइगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो 100%
आयनिक है या फिर 0% क्या है, कोवलेंट है। तो उन्होंने ऐसा बोला। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं क्या इन्होंने बोला है। मेटल एंड ligand, metal and ligand are point charge, metal and ligand are point charge। point charge का मतलब है कि उनका जो साइज है बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल साइज। तो बोला कि मेटल एंड ligand आर पॉइंट चार्ज। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला। थर्ड पॉइंट में बोला मेटल एक्ट एज पॉजिटिव सेंटर, मेटल एक्ट एज पॉजिटिव सेंटर। जो मेटल है वो एक पॉजिटिव सेंटर की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल Fe(CN6) ले लेते हैं, K4Fe(CN6) हम ले लेते हैं, K4Fe(CN6). अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहले आयनाइज हो जाएगा 4K पॉजिटिव, 4K पॉजिटिव प्लस Fe(CN6) 4 नेगेटिव। तो इस तरह से आयनाइज हो गया। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर हमारा ऑक्टाहेड्रल। और अगर मेटल के ऊपर चार्ज देखें तो +2 यहाँ पे चार्ज आएगा। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, +2। तो थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है मेटल एक्ट एज अ पॉजिटिव सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेटल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटर की तरह बिहेव करता है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला जो लाइगेंड होंगे, लाइगेंड जो होंगे वे एक्ट एज अ नेगेटिव सेंटर। उन्होंने बोला जो लाइगेंड होते हैं वो नेगेटिव सेंटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए और जल्दी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।